Amal, who fantasize about receiving a letter from the king or being his postman. The village headman mocks Amal and pretends the illiterate child has received a letter from the king promising that his royal physician will come to attend him. The physician really does come, with a herald to announce the imminent arrival of the king. तो लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित डाकघर। क्या है अमन? मैं क्या उस आंगन में नहीं जा सकता? नहीं बेटा। वहाँ जहाँ बुआ जी चक्की से दाल पीसती है, वो देखो ना, जहाँ एक गिलहरी पूंछ के बल बैठी दाल के टुकड़े दोनों हाथ में उठाए कुटर कुटर खा रही है। वहाँ मैं नहीं जा सकता। नहीं बेटा। मैं गिलहरी होता तो कितना अच्छा होता। पर फूफा जी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? वैद्य जी ने कहा है बाहर निकलने से तुम बीमार पड़ जाओगे। वैद्य जी ने कैसे जाना? कैसी बात करते हो अमन? वैद्य जी ने जानते? अरे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी हैं। क्या पोथी पढ़ने से सब जाना जाता है? वाह, ये भी नहीं जानते? मैंने कोई पोथी नहीं पढ़ी ना, इसी से नहीं जानता। देखो बड़े बड़े पंडित लोग भी है ना, वे भी तुम्हारी ही तरह है। वे भी घर से कभी नहीं निकलते। नहीं निकलते? ना, कब निकले बताओ? वे बस बैठे बैठे बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते हैं और किसी तरफ उनकी नजर नहीं। अमन जी, आप भी बड़े होकर पंडित बनना, बैठे बैठे बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ना, सारे लोग देखकर दंग रह जाएंगे। नहीं नहीं फूफा जी, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, मैं पंडित नहीं बनूंगा। अरे कैसी बात करती हो अमन? अगर मैं पंडित बन पाता तो मेरा तो उद्धार हो जाता। तो सब कुछ देखूंगा, बस देखता फिरूंगा। बातें सुनो, देखोगे क्या? देखने के लिए ऐसा है ही क्या? हमारे घर की खिड़की से वो जो दूर पहाड़ दिखता है ना, मेरा बहुत मन करता है कि उस पहाड़ के पार चला जाऊं। क्या पागलों जैसी बात करते हो अमन? ना काम ना काज, हम का पहाड़ के पार चला जाओ? तुम्हारी बातों का तो कोई सिर पैर नहीं। अगर वो पहाड़ इतना ऊंचा दीवार की तरह खड़ा है तो उसका तो यही मतलब है कि उसे पार करके जाना मना है। वरना इतने बड़े बड़े पत्थर जमा करके ऐसा बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी? फूफा जी, क्या आपको लगता है पहाड़ रोकने के लिए बना है? मुझे तो लगता है धरती बोल नहीं सकती ना, इसी से नीले आसमान में हाथ ऐसे उठाकर पुकार रही है। दूर दूर तक घरों में बंद लोग भी अगर दोपहर को खिड़की के पास आ बैठे तो उन्हें वो पुकार सुनाई देती है। हाँ, पर शायद पंडित लोग नहीं सुन पाते ना। वे लोग तुम्हारी तरफ पागल थोड़ी है, वे सुनना भी नहीं चाहते। आपने जैसा एक पागल मैंने कल देखा था। सच? हाँ। कैसा था? सुनो। उसके कंधे पर एक लाठी थी, लाठी के सिरे पर बंधी थी एक पोटली, उसके बाएं हाथ में एक बिटिया थी, पैरों में पुराना नागरा जूता। वो इसी पैदाशी होकर उस पहाड़ की तरफ जा रहा था। मैंने उसे पुकार कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, क्या पता, जहाँ भी पहुंच जाए। मैंने पूछा, क्यों जा रहे हो? वो बोला, काम ढूंढने। अच्छा फूफा जी, काम भी ढूंढना पड़ता है? हाँ हाँ, जरूर ढूंढना पड़ता है। कितने सारे लोग काम ढूंढते फिरते हैं। फिर भी मैं भी उनकी तरह काम ढूंढता फिरूंगा। और ढूंढने से नहीं मिला तो? नहीं मिला तो और ढूंढूंगा। उसके बाद वो नागरा जूते वाला चला गया। मैं दरवाजे के पास खड़ा खड़ा देखता रहा। वो बुलर के पेट के नीचे से वो जो झरना बहता है ना, वहाँ उसने अपनी लाठी उतार कर झरने के पानी में पैर धो दिया। फिर उसने पोटली खोलकर सत्तू निकाला और उसे पानी में घोलकर खाने लगा। खा चुका तो उसने पोटली बांधकर कंधे पर टांग ली
और धोती ऊंची करके झरने में उतरा और पानी चीरता चीरता पार चला गया। मैंने बुआ जी से कह दिया है कि एक दिन मैं भी उस झरने के किनारे जाकर सबको खाऊंगा। अच्छा, तो बुआ क्या बोली? बुआ बोली तुम अच्छे हो जाओ, उसके बाद तुम्हें उस झरने के किनारे जाकर सबको खिला लाऊंगी। मैं कब अच्छा हो जाऊंगा? अब और देर नहीं बेटे, अब और देर नहीं। देर नहीं, पर मैं तो अच्छा होते ही चला जाऊंगा। कहाँ? कितने सारे टेढ़े मेढ़े झरनों में पैर डुबो कर पार होता चला जाऊंगा। बस काम ढूंढता घूमता फिरता चला अरे जाऊंगा। ठीक है, अच्छा। बैठो बैठो। देखो, पहले तुम अच्छे हो जाओ, उसके बाद। फिर भी मुझे पंडित बनने को ना कहना फूफा जी। तो तुम्हें क्या बनना है, बताओ? अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं सोच कर बताऊंगा। अच्छा ठीक। और हाँ, तुम चाहे जिस परदेसी को बुला बुला कर बात ना किया करो। परदेसी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर वो तुम्हें पकड़ कर ले जाता तो? तब तो बड़ा अच्छा होता। मुझे कोई कहीं भी पकड़ कर नहीं ले जाता, सब बिठा कर बंद कर देते हैं। ऐसी बात नहीं करते बेटा। देखो, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूंगा ना, तो बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है फूफा जी। चलो, आराम करना। और हाँ, बाहर मत निकल जाना, बस यही बैठे रहना। ठीक है? ठीक है फूफा जी, नहीं जाऊंगा। मैं इसी खिड़की के पास चुपचाप बैठा रहूंगा। क्या बात है? दही खरीदना है? खरीदो पैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। कैसे लड़के हो तुम? दही नहीं खरीदना है तो मेरे बोलने का समय क्यों बिगाड़ते हो? दही मैं तुम्हारे संग जा सकता हूँ। मेरे संग? हाँ, तुम कितनी दूर से हाफ लगाते लगाते आते हो। सुनकर मेरा मन जाने कैसा होने लगता है। भैया, तुम यहाँ ऐसे बैठे बैठे क्या करते हो? जी ने मुझे बाहर जाने से मना किया है, इसी से दिन भर मैं यहीं बैठा रहता हूँ। हाय बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? मैं नहीं जानता, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं ना, इसी से मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है। दही वाले, तुम कहाँ से आए हो? अपने गांव से। तुम्हारा गांव बहुत दूर है ना? तुम्हारा गांव? हमारा गांव 5 पूरा पहाड़ तले है, शामली नदी के किनारे। 5 पूरा पहाड़, शामली नदी, क्या पता, शायद मैंने देखा है तुम्हारा गांव। कब? ये याद नहीं आता। तुमने देखा है मेरा गांव?
मुझे लगता है मैंने देखा है। बहुत पुराने और खूब बड़े बड़े पेड़ों के नीचे है तुम्हारा गांव। एक लाल रंग की सड़क के किनारे, है ना? ठीक कहते हो भैया। वहाँ पहाड़ पर गाय चरती रहती है। अच्छी है, ठीक कहा। हमारे गांव में गाय जरूर चरती है, खूब चरती है। औरतें कलसी में नदी से पानी भरकर सिर पर ले जाती है, लाल साड़ी पहने। बिल्कुल ठीक। हमारी गांव की सारी औरतें नदी से ही तो पानी भरकर ले जाती है, मगर वे सभी लाल साड़ी पहनती है, ऐसा नहीं। पर भैया तुम जरूर गए किसी न किसी दिन हमारे गांव। अरे घूमने। सच कह रहा हूँ दही वाले, मैं कभी नहीं गया। पर जिस दिन वैद्य जी मुझे बाहर जाने देंगे, उस दिन तुम ले चलोगे मुझे अपने गांव? जरूर ले चलूंगा भैया, खुशी खुशी ले चलूंगा। मुझे अपनी तरह दही बेचना सिखा देना। ऐसी मन की कंधे पर रखे, ऐसे खूब दूर दूर के रास्ते से दही बेचूंगा। बढ़िया है। तुम क्या नहीं बेचोगे भैया? तुम तो इतनी पोतियां पढ़ के पंडित बनोगे। नहीं नहीं, मैं पंडित नहीं बनूंगा। मैं तो लाल सड़क के किनारे उस बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे से तुम्हारे ग्वालपाड़े से दही लेकर दूर दूर तक बेचूंगा। जैसे तुम गा गा कर पुकारते हो ना, दही ले लो, दही ले लो। मुझे इसकी धुन सिखा दो ना। अरे फूटी तकदीर, ये धुन भी क्या कोई सीखने की चीज है? नहीं नहीं, मुझे उसे सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे दूर आसमान में चिड़िया की बोली सुनकर मन उदास हो जाता है, वैसे उस गली के मोड़ पर उन पेड़ों के बीच से तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा था, जाने जाने क्या लग रहा था मन में। भैया एक उलिया दही खाओ तुम। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मेरा दही चखो तो मेरा जी खुश हो जाएगा। तुम्हें देर तो नहीं हुई ना? कोई देर नहीं हुई भैया, मेरा कछु भी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा चलो। हाँ। दही ले लो दही, मीठो मीठो ताजो ताजो दही, दही ले लो दही, मीठो मीठो ताजो ताजो दही। उसी पांच मुड़ा पहाड़ तले शामली नदी के किनारे रहने वाले ग्वालों के घर का दही है ये। वे लोग सवेरे गाय खड़ी करके दूध दूहते हैं, शाम को औरतें दही जमाती हैं, वही दही है ये। दही ले लो दही, मीठो मीठो ताजो ताजो दही, दही। ओहो, सड़क पर वो चौकीदार टहल रहा है। चौकीदार जी, एक बात तो सुन जाओ। ओ चौकीदार जी। इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? मुझसे डर नहीं लगता तुम्हें? क्यों, तुमसे किस बात का डर? तुम्हें पकड़ कर ले जाऊं तो? कहाँ ले जाओगे पकड़कर? बहुत दूर, उस पहाड़ के पार। अगर सीधा राजा के पास ले जाऊं तो? राजा के पास ले चलो ना मुझे। पर मुझे तो वैद्य जी ने बाहर जाने से मना किया है। वैद्य जी ने मना किया है? अच्छा, ये बात है। तुम्हारा चेहरा कैसा पीला पड़ गया है, तुम्हारे आंखों के नीचे स्याही आ गई है, और तुम्हारे दोनों हाथों की नसें भी चमक रही है। अच्छा चौकीदार जी, ये बताओ क्यों बजता है तुम्हारा घंटा? घंटा सबसे कहता है, समय ठहरता नहीं, समय बस चलता ही जाता है। कहाँ जाता है? किस देश को? ये कोई नहीं जानता। ये देश शायद किसी ने नहीं देखा। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि समय के संग चला जाऊं, उस देश जहाँ कोई नहीं गया, बहुत दूर। अच्छा चौकीदार जी, उस सड़क के उस पार उस बड़ी सी हवेली पर एक झंडा फहराया गया है। वहाँ सब लोग बड़ी आवाजाही करते हैं। वहाँ क्या है?
वहाँ नया डाकघर खुला है। डाकघर? किसका डाकघर? डाकघर और किसका? अरे राजा का डाकघर। राजा का डाकघर? चलो बड़ा मजेदार है। राजा के डाकघर में सारी चिट्ठियां राजा के पास से आती है? और क्या, देखो एक दिन तुम्हारे नाम पे चिट्ठी आएगी। मेरे नाम पे चिट्ठी आएगी? पर मैं तो बच्चा हूँ। बच्चों को तो राजा इतनी सी छोटी छोटी चिट्ठी लिखते हैं। मुझे कब मिलेगी इतनी सी छोटी छोटी चिट्ठी? और राजा ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी तो मुझे डाकघर कौन देगा? अरे राजा के तो बहुत डाकिए, देखा नहीं वे सीने पे कैसे गोल गोल तमगे लटकाए घूमते रहते हैं। अच्छा, कहाँ घूमते हैं वे? घर घर देश देश। वाह, मैं भी बड़ा होकर राजा का डाकिया बनूंगा। डाकिया, बाप रे बाप। तुम हंसते क्यों हो? मुझे वो काम ही सबसे अच्छा लगता है। नहीं, तुम्हारा काम भी बड़ा अच्छा है। जब दोपहर को धूप चिलचिलाती है तब तुम्हारा घंटा बजता है, ढन ढन ढन। या कभी कभी जब रात को सोते सोते एकाएक आँख खुलती है और दिखता है कि घर का दिया बुझ गया, तब बाहर अंधेरे में तुम्हारा घंटा बजता है, ढन ढन ढन। ये क्या? वो चौधरी आ रहा है। अच्छा मैं अब खिसकूं, अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ गप्पे मारते देख लिया तो वो चैत जाएगा। कहाँ है चौधरी? कहाँ? हो रहा वो बहुत दूर, सर पर फूल पत्तों की छतरी है। उन्हें राजा ने चौधरी बना दिया है? अरे नहीं, वो खुद ही चौधराहट करता फिरता है। अगर कोई उसकी बात ना माने तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। इसी से सब लोग उससे डरते हैं। वो सबसे दुश्मनी मूल कर ही अपना कारोबार चलाता है। अच्छा मैं अब चलूं, मेरा काम का अर्जा हुआ जा रहा है। कल सवेरे आके तुम्हें शहर की सारी खबर सुना जाऊंगा। ठीक है भैया, कल फिर आना। रोज राजा की चिट्ठी मिली तो कितना मजा हो। इसी खिड़की के पास बैठकर चिट्ठी पढ़ा करूं। घर में तो पढ़ नहीं सकता, कौन पढ़ देगा? बुआ जी तो रामायण पढ़ती है। बुआ जी क्या राजा की लिखाई पढ़ सकेंगी? कोई भी न पढ़ सका तो मैं सारी चिट्ठियां जमा करके रख लूंगा, बड़ा होकर पढ़ूंगा। पर डाकिया ने मुझे पहचाना नहीं तो? ओ चौधरी जी! कौन है? रास्ते में मुझे ऐसे बुलाता है? ये कहाँ कब बंद है? तुम चौधरी जी, तुम्हें तो सभी मानते हैं। हाँ मानते हैं, जरूर मानते हैं। राजा का डाकिया भी तुम्हारी बात मानता है? माने बिना उसकी खैर नहीं, मजा है न माने। तुम डाकिए से कह दोगे कि मेरा ही नाम अमन है, मैं इसी खिड़की के पास बैठा रहता हूँ। क्यों भाई? मेरे नाम चिट्ठियां नहीं- तुम्हारा नाम चिट्ठी? तुम्हें कौन चिट्ठी लिखेगा? राजा ने चिट्ठी लिखी तो? ये लड़का भी कम नहीं है। राजा तुम्हें चिट्ठी लिखेगा? क्यों नहीं, तुम तो राजा के लंगोटिया यार हो तेरे। खबर मिली है, इतने दिनों से राजा तुमसे मिला नहीं, इसका दुबला हो जा रहा है। अब और देर नहीं, छुट्टी आज अकल में बस आने वाली ही होगी। चौधरी जी, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? तुम क्या मुझसे नाराज हो? तुमसे नाराज? मेरी इतनी हिम्मत? तुम्हारी तो राजा के साथ चिट्ठी पत्री चलती है। माधव दत्त का बड़ा दिमाग चल रहा है। दो पैसे क्या होते हैं? अब राजा रानी के वाला इसके कोई दूसरी बात ही नहीं होती। सही शकाता हूँ तुझे भी मजा। अरे छोकरे, ठीक है, राजा की चिट्ठी तुम्हारे घर आए, मैं करता हूँ इसका इंतजाम। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। झूठ, तेरी खबर अगर मैं राजा को सुना दूंगा तो वो और देरी नहीं करेंगे, फौरन तुम्हारी खबर लेने के लिए प्यारा भेजेंगे।
पर राजा के कान में बात पड़ते ही सब दुरुस्त हो जाएंगे। अरे तुम पायल छम-छम करती कौन जा रही हो? जरा ठहरो ना भाई। ठहरो कैसे? समय तो निकला जा रहा है। तुम भी ठहरना नहीं चाहती और मेरा मन भी नहीं करता कि अभी हाँ और बैठा रहो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई भोर का तारा हो। तुम्हें क्या हुआ बताओ? मैं नहीं जानता, पर वैद जी ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। अरे तब मत निकलना। वैद जी की बात माननी चाहिए, उधम नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग शैतान कहेंगे। खुली खिड़की से झांकते ही तुम्हारा मन बाहर जाने को मचलता है ना। इससे तो अच्छा है मैं आधा पल्ला उड़ा के दूं। नहीं नहीं, बंद मत करो। यहाँ और सभी कुछ तो बंद है, बस ये इतना सही तो है खुला। तुम कौन हो बताओ ना, मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं। मैं सुधा। सुधा? नहीं मालूम? मैं यहाँ की मालिक की बेटी हूँ। तुम क्या करती हो? डलिया पर फूल बिनकर लाती हूँ और उनकी मालाएं बुनती हूँ। अभी मैं फूल बिनने ही जा रही हूँ। फूल बिनने जा रही हो? तभी तुम्हारे दोनों पैर ऐसे थिरक रहे हैं। जितना चलती हो उतनी ही पायल बजती है। छम 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 छम। मैं कहीं तुम्हारे संग जा पाता तो ऊंची डाली की फूल जो दिखती भी नहीं उन्हें तुम्हारे लिए चढ़ा देता। क्या कहना? फूलों की बात जैसे तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो। जानता हूँ, मैं खूब जानता हूँ। मैं 7 भाइयों वाली चंपा की बात भी जानता हूँ। मुझे लगता है अगर सब लोग मुझे छोड़ दे तो मैं उस खूब घने जंगल में चला जाऊँ जहाँ रास्ता भी नहीं मिलता। पतली टहनी की फुनगी पर जहाँ मुनिया चिड़िया झोंक के खाती रहती है, वहाँ से चंपा बनकर खिल जाऊँ। तुम मेरी पारुल दीदी बनोगी? कैसी अकल है तुम्हारी? मैं कैसे बनूंगी पारुल दीदी? मैं हूँ सुधा, शशि बालन की बेटी। मुझे रोज इतनी मालाएं बुननी पड़ती है। मैं कहीं तुम्हारी तरह यहाँ बैठी रह पाती तो कितना मजा आता। तो सारा दिन क्या करती? मेरी गुड़िया है, उसका ब्याह करती। मेरी पालतू बिल्ली है, उसे लेके घर चलो। समय निकला जा रहा है, देर हो गई तो फूल नहीं बचेंगे। मेरे संग और थोड़ी बातें करो ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम शैतानी मत करना। राजा बेटी की तरह यही चुपचाप बैठे रहना। मैं फूल बिन के आऊंगी तो तुम्हारे साथ बातें करूंगी। और मुझे एक फूल दे जाओगी? फूल यूं ही कैसे दो? दाम देना पड़ेगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब दाम दे दूंगा। मैं वो झरीना पार करके जाऊंगा ना काम ढूंढने, तब दाम दे जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो तुम फूल चुन के आओगी? आऊंगी। आओगी? आऊंगी बाबा। मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मेरा नाम है अमल, याद रहेगा तुम्हें? नहीं भूलूंगी नहीं, देख लेना, याद रहेगा। हम दोनों बैठ गए। सुनो! सुनो! भैया, तुम लोग सब कहाँ जा रहे हो भैया? हम खेलने जा रहे हैं। क्या खेलोगे? हम किसान खेलेंगे। ये लाठी देख रहे हो? यही है हमारा हल। हम दोनों बैठ करेंगे। दिन भर खेलोगे? हाँ, दिन भर। उसके बाद संजय को
घर के भीतर अकेला खेलना अच्छा नहीं लगता। ये सब धूल में ही पड़े रहते हैं, मेरे किसी काम नहीं आते। वाह वाह, कितने मजेदार खिलौने। ये जहाज, ये बुढ़िया माई, देखो देखो कितना सुंदर सिपाही। ये सब तुम हमें दे रहे हो। तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल दुख नहीं होगा, सब तुम ले लो। फिर तो वापस वापस नहीं आएंगे। देंगे। नहीं, वापस नहीं चाहिए। कोई डांटेगा तो नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं। बस तुम लोग रोज इन खिलौनों के साथ थोड़ी देर मेरी खिड़की के सामने खेल जाया करना। ये पुराने हो जाएंगे तो और नए खिलौने मंगवा दूंगा। ठीक है भाई, हम लोग रोज यहाँ खेलने जाया करेंगे। ए भाई, सिपाहियों को यहाँ से जाओ, हम लड़ाई करेंगे। और बंदूक कहाँ से मिली? वो सरकना बिहार उसको तोड़ तोड़ कर बंदूक बनाए। पर भाई तुम तो सो ही जा रहे हो। हाँ, पता नहीं क्यों बीच बीच में मुझे बड़ी नींद आ जाती है। बहुत देर से बैठा हूँ ना, अब और बैठा नहीं जा रहा, पेट दुखने लगी है। अभी तो सवेरा ही हुआ है। अभी से क्यों आती है तुम्हें नींद? वो सुनो, पहले पहर का घंटा बजा। हाँ, वो बजा। मुझे सोने को बुला रहा है। तो हम सब जाए, कल सवेरे फिर आएंगे। जाने से पहले तुमसे एक बात पूछूं भैया? तुम लोग तो बाहर रहते हो, तुम क्या उस राजा के डाकघर के डाकिये को पहचानते हो? हाँ हाँ, जरूर जानते हैं, खूब पहचानते हैं। कौन है वो लोग? क्या नाम है? एक है बादल डाकिया। एक है शरद डाकिया। और भी कई सारे हैं। मेरे नाम कोई चिट्ठी आई तो वो मुझे पहचान लेंगे। क्यों पहचानेंगे, क्यों नहीं? चिट्ठी पर तुम्हारा नाम लिखा होगा तो वो जरूर पहचान लेंगे। तो कल सवेरे जब तुम आओ तो उनमें से किसी एक को बुलाकर मुझसे पहचान करवा देना। ठीक है, करवा देंगे। अच्छा, अब हम जाते हैं। अरे अरे, लेटे रहो बेटा, लेटे रहो। बिस्तर पर ही लेटे रहो। फूफा जी, आज क्या मैं उस खिड़की के पास भी न जाऊं? वैद्य जी ने मना किया है। हाँ बेटा, वहाँ रोज रोज बैठे रहने से ही तुम्हारी हालत और खराब हुई जा रही है। नहीं फूफा जी, नहीं। बीमारी के बाद तुम्हें कुछ नहीं जानता, पर वहाँ बैठने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ रोज रोज बैठकर तुमने इस शहर के सारे बच्चों बूढ़ों के साथ दोस्ती कर ली है। मेरे दरवाजे के सामने
रोज एक बड़ा भारी मेला सा भर उठता है। ऐसी भी कोई बीमारी ठीक होती है? देखो ना, तुम्हारा चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। फूफा जी, मेरे साधु बाबा मुझे खिड़की के पास न देखकर कहीं चले न जाए। तुम्हारे साधु बाबा? कौन से साधु बाबा? वही जो रोज मुझे दुनिया भर की कहानियां सुना जाते हैं, वे मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहाँ? मैं तो किसी साधु बाबा को नहीं जानता। बस उनके आने का समय हो गया। तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, तुम उनसे एक बार कह आओ ना कि वो आकर ला 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 डिंग 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 ला ला कहाँ? डिंग 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 ला 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 ला। अरे अरे ये क्या? अरे ये तो मैं वही साधु बाबा हूँ। तुम क्या नहीं हो, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। चावल, मैं क्रॉस द्वीप गया था, वहीं से सीधा चला आ रहा हूँ। क्रॉस द्वीप? इतना ताजुब क्यों? मुझे भी अपने जैसा समझ रखा है। मुझे तो कहीं जाने में कोई रुकावट नहीं, मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ। तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। तुमने कहा था मैं अच्छा हो जाऊंगा तो तुम मुझे अपना चेला बना लोगे, याद है ना? खूब याद है। घूमने के ऐसे सब मंत्र सिखा दूंगा कि समुद्र, पहाड़, जंगल कोई ना रोक पाएगा तुम्हें। अच्छा साधु बाबा, क्रॉस द्वीप कैसा द्वीप है? मुझे बताओ ना साधु बाबा। वो बड़ी अनोखी जगह है। वो है चिड़ियों का देश। वहाँ कोई आदमी नहीं। वहाँ चिड़िया ना तो बोलती है ना चलती है, वे तो सिर्फ गाती है और उड़ती है। अगर मैं चिड़िया होता तब तो बड़ी मुसीबत होगा। सुना है तुमने दही वाले से कह रखा है कि बड़े होकर दही बेचोगे। चिड़ियों के बीच तुम्हारा दही का रोजगार कुछ जमता नहीं, उसमें तो तुम्हें कुछ घाटा ही हो जाता। बस बस, तुम तो मुझे भी पागल कर दोगे। मैं तो चला। फूफा जी, मेरा दही वाला आकर चला गया। अरे जाएगा नहीं तो क्या? तुम्हारी इन चहीते साधु बाबा के हुक्म से क्रॉस द्वीप की चिड़ियों के बसेरों में उड़ते फिरने से उसका पेट नहीं भरेगा। वो तुम्हारे लिए एक गुड़िया दही रख गया है और कह गया है कि उसकी भांजी का ब्याह है, इसीलिए कलमी पाड़ा शेना ही पक्की करने गया है। उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं। उसने तो कहा था कि अपनी छोटी भांजी का ब्याह मेरे साथ कराएगा। ये तो बड़ा झमेला हुआ। कहता था वो मेरी छोटी सी दुल्हन होगी, उसके नाक में गुलाब, लाल डोरी की साड़ी। वो सवेरे अपने हाथों से काली गाय धोके ताजा मिट्टी की कुलियों में मुझे झागू मेरा दूध पिलाया करेगी और संध्या को गौशाला में दिया जला मेरे पास आ बैठेगी और मुझे 7 भाइयों वाले चंपा की कहानी भी सुनाएगी। वाह वाह, दुल्हन तो जोरदार है। मैं तो साधु सन्यासी, पर सुनकर मेरा मन भी मचल गया। मगर घबराने की बात नहीं बेटे, इसका ब्याह तो हो जाने दो। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए दही वाले क्या भांजियों की कमी ना होने देंगे। अरे बस बस, अब तो हद हो गई। मैं तो चला। अच्छा साधु बाबा, फूफा जी तो चले गए। मुझे चुपचाप बताओ ना कि राजा के डाकघर में मेरे नाम की चिट्ठी आई है या नहीं? सुना तो है कि राजा के यहाँ से चिट्ठी निकल पड़ी है, रास्ते में है। रास्ते में? किस रास्ते में? बारिश के बाद आसमान खुलने पर जो बहुत दूर दिखाई देता है, उसी घनी जंगली रास्ते में। लो, तुम्हें तो सब पता ही है, उसी रास्ते में तो है। मुझे सब पता है साधु बाबा। लग तो ऐसा ही रहा है। बताओ कैसे पता चला? ये नहीं मालूम, पर सब जैसे आंखों के सामने दिखता है। लगता है बहुत बार देखा हो, बहुत दिन पहले। कितने दिन पहले ये याद नहीं आता। बताओ, मुझे दिखता है राजा का डाकिया अकेला पहाड़ से उतरा चला आ रहा है। उसके दाएं हाथ में एक लालटेन है, कंधे पर चिट्ठियों का थैला। कितने दिन, कितनी रात वो बस चलता ही आ रहा है। पहाड़ तले जहाँ झरने का रास्ता खत्म हो जाता है,
वहाँ टेढ़ी मेरी नदी का रास्ता पकड़कर वो बस चलता ही आ रहा है। नदी किनारे ज्वार लगाते थे, उसकी सकरी पगडंडी पर वो बस चलता ही आ रहा है। दिन रात वो बस चलता ही आ रहा है। ज्वारे के खेत के बगल में ईंट का खेत, ईंट के खेत के बगल से एक ऊंचा बांध चला गया है। उस बांध से उतरता वो बस चलता ही आ रहा है। दिन रात वो बस चलता ही आ रहा है। खेत में चिड़ियों की झंकार है। नदी किनारे कहीं कोई आदमी नहीं, बस काला खोजे चिड़िया पूंछ हिलाती घूमती है। मुझे सब दिख रहा है। जितना ही उसे नजदीक आता देखता हूँ, उतनी ही मेरे मन के अंदर की खुशी की लहरें उमड़ती चली आती है। मुझे सब दिख रहा है साधु बाबा, मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, सब दिख रहा है साधु बाबा। बेटे, मेरी आंखें इतनी नई तो नहीं है, पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे सब दिखने लगा है। अच्छा साधु बाबा, तुम क्या उस राजा को जानते हो जिसका ये डाकघर है? जानता क्यों नहीं? मैं तो रोज उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाता हूँ। ये तो बढ़िया बात है। अच्छा हो जाऊंगा तो मैं भी उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाऊंगा। तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे, वे तो तुम्हें जो देंगे यूं ही दे देंगे। नहीं नहीं, उनके फाटक के सामने जय हो कर भिक्षा मांगूंगा, खंजरी बजाकर नाचूंगा। बढ़िया होगा ना? बहुत बढ़िया होगा। तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो मुझे भी भरपेट भिक्षा मिलेगी। तुम क्या मांगोगे? मैं कहूंगा कि वे मुझे अपने डाकघर का डाकिया बना दे। मैं वैसे ही घर घर देश देश तुम्हारी चिट्ठी बांटता फिरूंगा। पता है साधु बाबा, जब पहले पहले मुझे घर में अकेला बैठना पड़ता था तो मुझे लगता था दिन बीतता ही नहीं। पर अब अपने राजा का डाकघर देखने के बाद से हमेशा लगता है इस कमरे में बैठे रहना ही अच्छा लगता है। एक दिन मेरी भी चिट्ठी आ पहुंचेगी, ये सोचकर मैं खुशी खुशी चुपचाप यहाँ बैठा रह सकता हूँ। पर राजा ने चिट्ठी में क्या लिखा होगा ये मैं नहीं जानता। अरे नहीं जानते ना सही, तुम्हारा नाम तो लिखा होगा ना, बस बहुत है। लो, तुम्हारे फूफा जी भी आ गए। क्या बात है माधव दत्त? अरे तुम दोनों ने मिलकर ये क्या झमेला खड़ा कर दिया? क्यों, क्या हो गया? सुना है तुम लोगों ने उड़ाया है कि राजा ने नया डाकघर तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बोला है। तो उसमें क्या हो गया? अरे हमारे पंचानन चौधरी जी ने इस बात की गुमनाम चिट्ठी भेजकर राजा से शिकायत कर दी है। राजा को हर बात पता चल जाती है, ये क्या हम नहीं जानते? अरे तो फिर संभल कर क्यों नहीं चलते? राजा के बारे में ऐसी वैसी बातें मुंह पर क्यों लाते हो? लगता है तुम लोग तो मुझे भी ले डूबोगे। साधु बाबा, राजा क्या गुस्सा होंगे? कहने से क्या होता है, गुस्सा होंगे। देखते हैं कैसे गुस्सा होते हैं। मेरे जैसे साधु सन्यासी और तुम्हारे जैसे बच्चे से गुस्सा होके वे कैसे राजपाट संभालते हैं, देख लेंगे। देखा साधु बाबा, आज सवेरे से ही मेरी आंखों के सामने रहकर अंधेरा छाया जाता है। लगता है सब जैसे सपना है। बिल्कुल चुप पड़े रहना ही अच्छा लगता है, बोलने को जी नहीं करता। क्या राजा की चिट्ठी आई थी? अगर इस समय कमरा गायब हो जाए, अगर गर्मी लगती है, लो हवा करता हूँ। घबराओ नहीं बेटे, आएगी चिट्ठी, आज ही आएगी। आइए वैद्य जी। देखो वैद्य जी आए। आज कैसा लग रहा है बेटा? वीर जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है सारा दर्द चला गया। इसकी ये हंसी तो अच्छी नहीं। इसका ये कहना कि बहुत अच्छा लग रहा है एक बुरा लक्षण है।
हमारे चक्रधर दत्त ने कहा अरे है। तुम्हारी बहन जी, चक्रधर दत्त की बात छोड़िए, अब तो ये बताइए कि इसकी हालत कैसी है। लगता है अब और बांधे रखना संभव नहीं। मैं तो मना ही कर गया था, पर शायद कहीं बाहर की हवा लग ही गई। नहीं नहीं बहन जी, मैंने तो उसे चारों ओर से रोक बचा कर रखा है, उसे तनिक भी बाहर नहीं जाने दिया, पर दरवाजा तो अक्सर ही बंद रहा। अचानक आज कैसी हवा चली है? मैंने आते समय देखा आपके बड़े दरवाजे से हवा सनसनाती आ रही है। आप अभी जाकर उस दरवाजे पे अच्छी तरह ताला कुंजी लगा दीजिए, और 2-3 दिन आपके यहाँ लोगों का आना जाना ही ना हो तो और भी अच्छा। और कोई आ ही पड़े तो वो खिड़की का रास्ता तो है ही, वो खिड़की का रास्ता जहाँ से डूबते सूरज की आभा आ रही है, उससे भी बंद कर दीजिए, वो रोगी को सोने नहीं देती। अमन आंखें बंद किए हैं, शायद उसे नींद आ गई। मुझे न जाने कैसा डर लगने लगा है। वैद जी, पराए बेटे को लाके घर में रखा, उसे प्यार किया, मगर अब लगता है कि उसे रोक नहीं सकूंगा। ये क्या? आपके यहाँ तो चौधरी जी आ रहे हैं, ये कैसी मुसीबत? मैं चला भाई, आप अभी जाकर दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। मैं घर पहुंचते ही एक विश्वट की लिख देता हूँ, अगर उससे बचना हो सका तो शायद बचा ले। हे भगवान, ये चौधरी इस वक्त वापस लिए। क्यों रे चुप? नहीं साधु बाबा, नहीं। तुम सोचते हो मैं सोया था? मैंने सब सुना है। मुझे तो जैसे बहुत दूर की बातें भी सुनाई पड़ रही है। मुझे लगता है मेरी माँ, मेरे बापू मेरे सिरहाने बात कर रहे हैं। ए माधव दत्त, लगता है तुम्हारे घर पे बड़े बड़े लोगों का मेल जोल हो गया है। नहीं नहीं चौधरी जी, ऐसी बात न कीजिए, हम तो बड़े ही मामूली लोग हैं। तुम्हारा ये लड़का तो राजा की चिट्ठी के इंतजार में है। अरे अरे वो तो बच्चा है पागल, उसकी बात पर ध्यान न दीजिए। नहीं, तुम्हारे घर से अच्छी जगह राजा को और कहाँ मिलेगी? देखते नहीं, इसीलिए तो ठीक तुम्हारे घर के खिड़की के सामने राजा ने नया डाक घर खोला है। अरे ओ छोकरे, तेरे लिए राजा की चिट्ठी आई है। सच? ये कैसे सच न होगा? तेरी तो राजा के साथ दोस्ती। ये ले, ये रही उनकी चिट्ठी। मेरी हंसी ना उड़ाओ। साधु बाबा तुम बताओ ना, ये क्या सचमुच राजा की चिट्ठी है? हाँ बेटा, मैं साधु बाबा तुमसे कहता हूँ, ये सचमुच राजा की ही चिट्ठी है। पर मुझे तो इस पर कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा। मेरी आंखों को आज सब कोरा लग रहा है। चौधरी जी, बता दो ना, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? राजा ने लिखा है, मैं आजकल में ही तुम्हारे यहाँ आऊंगा। मेरे लिए अपने चने चबेने का भोग तैयार रखना। राजमहल मुझे पल भर में अच्छा नहीं लग रहा है। चौधरी जी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ चौधरी जी, ऐसी बातों में हंसी न कीजिए। हंसी? कैसी हंसी? हंसी करने की हिम्मत है इनमें? अरे दादाजी, आप भी पगला गए हो क्या? हाँ, मैं भी पगला गया हूँ, इसीलिए इस कोरे कागज पर लिखे अक्षर पढ़ रहा हूँ। राजा ने लिखा है कि वे अमर को देखने आज ही आएंगे और वे अपने राजवैद को भी साथ लेकर आएंगे। साधु बाबा, हे साधु बाबा, उनका बाजा बजने लगा, सुन रहे हो ना? थोड़े और पगला बिना
वे नहीं सुन पाएंगे। चौधरी जी, मैं सोचता था तुम मुझसे नाराज हो गए हो। तुम मुझे प्यार नहीं करते। तुम सचमुच राजा की चिट्ठी ले आओगे? ये मैंने नहीं सोचा था। दो, मुझे अपनी चरणों की धूल दो। नहीं, इस लड़के में श्रद्धा भक्ति तो है, पर अक्ल नहीं। ठीक है, मन का अच्छा। इतने में शायद 4 मिनट बीत गए ना। वो घंटा बजा। ठन, ठन, ठन। संध्या का तारा निकल आया ना साधु बाबा। मुझे दिख क्यों नहीं रहा? इन लोगों ने खिड़कियां बंद कर दी हैं। मैं अभी खोल कर आता हूँ। दरवाजा खोलो। अरे ये क्या उपद्रव है? दरवाजा खोलो। कौन हो तुम लोग? दरवाजा खोलो। चौधरी जी, कहीं ये डाकू तो नहीं? कौन है रे? मैं हूँ पंचानन चौधरी। तुम्हें मेरा डर नहीं? देखा, आवाज बंद हो गई। पंचानन का नाम सुनते ही बड़े से बड़े डाकुओं की बोलती बंद हो जाती है। मैंने खिड़की से झांक कर देखा है, शायद दरवाजा तोड़ डाला, इसीलिए आहट नहीं आई। महाराज आज रात को आएंगे। रात को किस समय दूध? आधी रात किस गए। समय? जब मेरा दोस्त चौकीदार फाटक पर घंटा बजाएगा। ठन, ठन, ठन। तब हाँ, तभी महाराज ने अपने बालक बंदूक से मिलने के लिए अपने सबसे खास वैद्य जी को भेजा है। लो, वो आ गए राजवैद्य। ये क्या? चारों तरफ सब बंद कर रखा है। खोल दो, खोल दो। जितने खिड़की दरवाजे हैं सब खोल। बेटे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहन जी। अब मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं। हाँ, सब खोल दिया। कितने तारे दिख रहे हैं। अंधेरे के उस पार के सब तारे। आधी रात को जब राजा आएंगे, तब तुम क्या बिस्तर से उतरकर उनके साथ जा सकोगे? जा सकूंगा, मैं जरूर जा सकूंगा। बाहर निकल पाऊं तो मेरी जान बचे। मैं राजा से कहूंगा कि इस अंधेरे आसमान में मुझे ध्रुव तारा दिखा दे। मैंने वो तारा शायद बहुत बार देखा, पर मैं उसे पहचानता नहीं। वे सब पहचानना नहीं। माधव दत्त, इस कमरे को राजा के आगवानी के लिए साफ करके फूलों से सजा दो। मगर ये चौधरी इस कमरे में नहीं रह सकते। नहीं नहीं बहन जी, नहीं। ये मेरे दोस्त है। तुम्हारे आने से पहले इन्होंने ही मुझे राजा की चिट्ठी ला कर दी थी। अच्छा बेटे, अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो ये भी इस कमरे में रह सकते हैं। बेटे अमन, राजा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भी आज तुमसे मिलने आ रहे हैं। वे जब आएंगे तो उनसे कुछ मांग लेना। तुम्हारी हालत के बारे में तुम
सब जानते ही। वो सब मैंने तय कर रखा है फूफा जी, कोई फिक्र ना करो। तय कर रखा है? क्या तय कर रखा है? मैं राजा से कहूँगा कि वे मुझे अपने डाकघर का डाकिया बना दे। मैं वैसे ही घर घर देश देश तुम्हारी चिट्ठी बांटता फिरूंगा। फूफा जी, राजा आएंगे, क्या उनके लिए भोग तैयार कराओगे? उन्होंने कह दिया है तुम्हारे यहाँ उनका चने चबाने का भोग होगा। चला चमेना। चौधरी जी, तुमने तो पहले ही कहा था, तुम्हें सब पता है। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। मेरे घर किसी को भेज दीजिए, राजा के लिए अच्छे कोई से। जरूरत नहीं, तुम लोग सब चुप हो जाओ। आई आई उसे नींद आई, दिया बुझा दो। आकाश के तारों की रोशनी आने दो, उसे नींद आ गई। अरे दादाजी, आप ऐसे मूर्ख की तरह हाथ जोड़े क्यों हो? मुझे न जाने कैसा डर लगने लगा है। मैं जो कुछ देख रहा हूँ, क्या वो अच्छा लक्षण है? ये सारे लोग मेरे घर में अंधेरा क्यों किए दे रहे हैं? इन आकाश की तारों की रोशनी का मैं क्या करूंगा? चुप रहो। ओ विश्वासी, बोलो मत। अमन, अमन, अमन मैं आ गई मैं। सुधा, अमन, वो सो गया है। मैं तो उसके लिए फूल लाई थी, क्या उसके हाथ न दे सकूंगी? अच्छा, तो अपना फूल। ये कब जगेगा? अभी, जब राजा आकर उसे पुकारेंगे। तब तुम लोग उसके कान में एक बार कह दोगे? क्या कहे? कहना, सुधा तुम्हें भूली नहीं।
2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। सब यही रहे स्टेज पर ही। दुनिया के महान नाटककार साहित्यिक रविंद्रनाथ टैगोर जी का डाकघर इस नाटक की यह प्रस्तुति थी। MIT स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की एक क्लासरूम एक्सरसाइज थी और आज इस मौके पर हमारे बीच उपस्थित है MIT स्कूल ऑफ ड्रामा, MIT फिल्म एंड टेलीविज़न, इन दोनों स्कूल के चेयरमैन और डीन प्रख्यात निर्देशक डॉक्टर जब्बार पटेल सर, हमारे MIT स्कूल ऑफ ड्रामा के SFT के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अमित त्यागी सर, और इस परीक्षा को देखने के लिए हमारे बीच उपस्थित है प्रख्यात नाटककार, लेखक और अभिनेता अभिराम जी भड़कमकर। मैं सभी को विनती करता हूँ कि वो रंगमंच पर आए। सर क्या करना है? 2 मिनट। ये हमारा तो हो रही है। तुम क्या है? आप तो आप गैस हम तो आपके प्रेक्षक हैं। इस नाटक को निर्देशित किया था हमारे MIT स्कूल ऑफ ड्रामा के फैकल्टी मेंबर संकेत जैन सर ने। संकेत सर को विनती करता हूं कि वो अपने कास्ट और क्रू का परिचय कराएं। सर थैंक यू। कैरेक्टर का नाम और अपना नाम। यश महादेवा, कैरेक्टर चौकीदार, वैद, बच्चे, राजपूत। राजा नायर, कैरेक्टर दहीवाला एंड राजवीर। सुनैया प्रभाकर कानडे, सुधा। अमन। पूजा फजले, बच्चे और साधुका। अथर्व कोयालकर, माधव दत्त। रुपेश सुभाष चौहान, चौधरी और बच्चे। by all lovely artists and SFT staff. और बस 1 मिनट लेना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, एक बहुत ही दुखद समाचार हम सभी को पता है, जिनके बारे में प्रख्यात महान अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि 2 मिनट अपनी जगह पर मौन रखकर हम उनको श्रद्धांजलि दें।